हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। आईसीटी से मैं बात करूं एग्जाम्स में तो कंपैरेटिवली दूसरी यूनिट्स के मुकाबले में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से इस यूनिट को पढ़ लिया है तो 4 आउट ऑफ 5 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया। आईटी एक्ट इंडिया में कब लाया गया था? 2005, 1980, 2000 या फिर 1990? व्हाट विल बी द राइट आंसर? सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 2000। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में 2000 में लाया गया था। इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था ऑन 17 अक्टूबर 2000। ये पहला ऐसा लॉ था इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लाया गया था। तो ये जो लॉ है आईटी एक्ट 2000, ये ई कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, साइबर क्राइम्स, इस तरह की चीज़ों के साथ में डील करता है। तो ये प्राइमरी लॉ है इंडिया में रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2000 में इसको लाया गया था, याद रखिएगा। Second question is who played an important role in developing the first supercomputer in India? तो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान है? एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर, रघुनाथ मशेलकर एंड विजय भाटकर। तो किसका सबसे बड़ा ज्यादा रोल माना जाता है इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में? क्या होगा इसका राइट आंसर? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय भाटकर। तो बाकी के ऑप्शंस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, सुपर कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं है, इन्हें हम अच्छे से जानते हैं। अनिल काकोडकर ये इंडिया के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं एंड रघुनाथ मशेलकर ये केमिकल इंजीनियर हैं इंडिया में, ठीक है। विजय भाटकर ये इंडिया में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, एक आईडी लीडर और एजुकेशनिस्ट हैं। इनको आर्किटेक्ट माना जाता है इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। जो भी इंडिया का सुपर कंप्यूटर इनिशिएटिव था कि हम अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, उसका इन्हें आर्किटेक्ट समझा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका इन द डेवलपमेंट ऑफ परम सुपर कंप्यूटर्स। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम था, जिसको डेवलप करने में इनका काफी बड़ा योगदान है, ठीक है। सो इस नाम को याद रखना है। Next question is read the following statements about bugs in computer technology and mark the correct answer। तो bugs के बारे में हमारे पास दो statements दी हुई हैं। फर्स्ट statement है in computer technology a bug is coding error in a computer program। सेकेंड स्टेटमेंट है मोस्ट बग्स अराइज फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड इन आइदर ए प्रोग्राम सोर्स कोड और इट्स डिजाइन और इन कंपोनेंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड बाय सच प्रोग्राम्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बग्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं, कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं? फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो कोडिंग एरर होते हैं उन्हें हम कह देते हैं बग। अगर हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर हो जाता है, कोडिंग में हमसे कोई एरर हो जाता है, तो उसे हम बग कहते हैं, ठीक है। तो जो बग होता है ये एक एरर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। जो भी हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जब उसमें एरर हो जाता है उसे हम बग बोलते हैं। तो ये जो बग होता है, इससे होता क्या है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते हैं। जो भी हम प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं रिजल्ट्स, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, इनकरेक्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी हमारा प्रोग्राम है वो अनइंटेंडेड बेस में बिहेव करता है, जो हम चाहते हैं उस तरह से वो रन नहीं होता है। ये जो बग्स होते हैं इनको फाइंड करने की और फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डिबगिंग कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। जो बग्स होते हैं उनको ढूंढना और उनको ठीक करना, इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो भी बग्स होते हैं, जितने जो ये अराइज कैसे होते हैं, जो भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं? प्रोग्राम के सोर्स कोड में, उसके डिज़ाइन में, कंपोनेंट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। इन सब में जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से बग्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is a part of digital initiatives for higher education in India। so higher education के लिए digital initiatives इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। नेशनल स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, सेंट्रल डेटा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड डिजिटल विद्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी ओनली, बी ओनली, बी एंड डी ओनली, या फिर ए एंड बी ओनली?
तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है, नेशनल स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट्स, सेंट्रल डेटा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड डिजिटल विद्या, ये तीनों ही डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में नहीं है, सिर्फ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। सो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। ये एक डिजिटल डेटाबेस है जहां पर आप अपने एकेडमिक रिवॉर्ड्स जैसे कि सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट्स, इसको डिजिटली वहां पर स्टोर कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप डिजिटली अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो, और आपको कहीं पर इनको अगर वेरीफाई करवाना है, आपके एम्प्लॉयर को अगर इसको वेरीफाई करना है, तो वो यहीं से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिजिटली वेरीफाई भी ये हो जाते हैं और यहाँ पर सिक्योर भी रहते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईपीटीबी। तो बहुत सारी एब्रीविएशंस भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आईसीटी से। सो आईपीटीबी की क्या फुल फॉर्म है ये आपको यहाँ पर बताना है। इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल टेलीविजन, इंटरनेट प्रोलिफरेशन टेलीविजन, इंटर प्रोविजनल टेलीविजन या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन ये टेलीविजन कंटेंट का डिलीवरी का एक सिस्टम है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स के ऊपर जो टेलीविजन पे जो कंटेंट होता है उसकी डिलीवरी करी जाती है। सो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हमारे होते थे जिसमें टीवी पे जो प्रोग्राम्स जितने भी आते हैं वो आते थे टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट से, तो इससे बिल्कुल डिफरेंट है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ये मीडिया कम्युनिकेशंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कंटिन्यूसली जो भी मीडिया होता है उसकी स्ट्रीमिंग होती रहती है विद द हेल्प ऑफ आईपीटीवी। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है इन द हायर एजुकेशन। सो इन चार ऑप्शंस में से इनमें से करेक्ट क्या नहीं है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड इज इट इज अ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। थर्ड ऑप्शन इज इट इज फ्रेंडली टू differently abled learners, and fourth option is it is being developed at Indian Institute of Technology खड़गपुर। सो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इट इज प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं ये एक वर्चुअल रिपोजिटरी है जहाँ पर आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे जर्नल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है, एंड इसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में। इसको सेटअप किया गया था 2006 अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे जो फील्ड ऑफ स्टडीज होती हैं उससे रिलेटेड आपको बुक्स मिल जाएंगी, जर्नल्स मिल जाएंगी। तो एक रिपोजिटरी है डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज की। ठीक है, next question is the principle that the internet service provider and government regulators should treat all the data on internet as of same importance and not discriminate or charge differently by users, content, website etc. is called on। तो कौन सी ऐसी यहाँ इनमें से टर्म है जो यूज होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो इंटरनेट के ऊपर डेटा है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, वेबसाइट या फिर यूजर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। डिजिटल इक्वालिटी, डिजिटल डेमोक्रेसी, नेट प्रायोरिटी या फिर नेट न्यूट्रलिटी। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेट न्यूट्रलिटी। सो नेटवर्क न्यूट्रलिटी भी हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसमें भेदभाव नहीं करेंगे, हर तरह की इंटरनेट कम्युनिकेशन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन किसी भी बेसिस के ऊपर आप किसी इंटरनेट कम्युनिकेशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। इसे हम नेटवर्क न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
Next question is consider the following statements about primary memory of computer and mark the correct answer. So primary memory कंप्यूटर की जो होती है जिसमें रैम रोम एक्सेट्रा ये सब आते हैं, उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है whenever your computer performs calculations it temporarily stores the data in the RAM until it is needed. और सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है almost every computer comes with a small amount of ROM containing the boot firmware. तो क्या इसका राइट आंसर होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है या फिर स्टेटमेंट टू करेक्ट है? जल्दी से बताइए. तो सही जवाब हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि जब भी आपका कंप्यूटर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है तो उस डेटा को रैम टेम्पररीली स्टोर कर लेता है जब तक आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है. जब तक वो आपकी ज़रूरत में नहीं होता है उसको स्टोर अपने आप में करता रहता है जब भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हो. तो बिल्कुल सही बात है. रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, और जब भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर टेम्पररीली रैम जो है उस डेटा को अपने आप में स्टोर कर लेता है. अगर आपका कंप्यूटर एकदम से टर्न ऑफ हो जाता है तो उसकी जो मेमोरी है वो स्टोर नहीं होती है, वो बिल्कुल वहां से डिसअपीयर हो जाएगी. ठीक है. और रोम की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी. तो स्टेटमेंट 2 में कहा गया था कि हर कंप्यूटर में रोम होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम के साथ आता है, और उसमें बूट फर्मवेयर होता है. बूट फर्मवेयर का मतलब होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को उस टाइम पे जो प्रोसेस होती है उसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर जो रोम होती है ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है, लेकिन ये परमानेंट होती है. आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा तो ये लॉस्ट नहीं होती है. रैम की तरह ये वोलेटाइल नहीं है, दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. अगर आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी करोगे तो आपका कंटेंट जो है वो जाएगा नहीं. ठीक है. बेसिकली वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब यही होता है. ठीक है. तो इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिजिटल मेमोरी. तो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है कि कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी है. सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगाबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. नेक्स्ट ऑप्शन में है मेगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट एंड टेराबाइट. एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट. सो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट. तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एमबी आएगी, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट. यही पोर्शन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है. इसके बाद ई बी, जेड बी, बाई बी ये सब आता है, और इससे पीछे के बी और बी से ये स्टार्ट होता है. ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. इसकी ये आप मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, एक बार आप इस डायग्राम से भी इसको देख लेना. 10th question है in the context of internet the facility in which server application allows many users to create and edit pages on a website through their browser is called. तो इंटरनेट के ऊपर ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो वेबसाइट के ऊपर आपको पेजेस को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन हैं आपके हैकिंग, ट्रॉल, साइबरनेटिक्स या फिर विकी. तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकी. तो विकीपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक हाइपर टेक्स्ट पब्लिकेशन है. इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट होता है उसको आप खुद क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो बाय यूजिंग ए वेब ब्राउजर. सो ऑडियंस द्वारा मैनेज्ड ये प्लेटफॉर्म है विकीपीडिया. इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. इलेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है. ऑप्शन हैं आपके रैम, रोम, प्रोम, पेन ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क. तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड ई ओनली या फिर डी एंड ई ओनली. तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी एंड ई ओनली. तो देखो प्राइमरी रैम, रोम और प्रोम ये तीनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरीज हैं. ठीक है. रोम का ही पार्ट होती है प्रोम भी,
रैम और रोम हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो इस चार्ट से आप देख लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम आ जाएगी, रैम में आगे डायनामिक और स्टैटिक रैम होती है। रोम में हम बात करें तो प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये इसकी आगे कैटेगराइजेशन है। और सेकेंडरी मेमोरी में बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम्स, DVDs, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी CD रोम होती है ये एक तरह से ऑप्टिकल डिस्क की होती है, एंड पेन ड्राइव इज आल्सो अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज जॉब टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट करती है सेम नेटवर्क के ऊपर किसी भी सिग्नल को वीक या करप्ट होने से पहले? चार ऑप्शन है आपके पास, रिपीटर, मॉडम, हब या फिर ब्रिज। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, रिपीटर। तो रिपीटर क्या है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो करती क्या है, सिग्नल को रीजनरेट करती है। तो फिजिकल लेयर में आपको देखने को मिलेगी, जो हमारा OSI मॉडल होता है जिसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो उन 7 लेयर्स में से आपको फिजिकल लेयर में रिपीटर देखने को मिलेगा। इसकी जॉब है कि सिग्नल को वीक या करप्ट होने से पहले रीजनरेट करना। जब भी सिग्नल वीक होने लगता है ये उसको रीजनरेट कर देता है, ताकि जो सिग्नल है वो पूरा ट्रांसमिट हो सके फुल लेंथ के ऊपर जहां तक उसको अपने पहुंचाना है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको इंक्रीज करना। एम्पलीट्यूड का मतलब है सिग्नल की जो वेव है उसकी जो स्पीड है, एक तरह से सिंपल भाषा में, उसको इंक्रीज नहीं करता है। जो सिग्नल होता है उसको सिर्फ ये रीजनरेट करेगा बिट बाय बिट। जब भी सिग्नल वीक होने लगेगा बिट बाय बिट वो उसको रीजनरेट कर देगा और उसको उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के ऊपर ले आएगा। और ये 2 पोर डिवाइस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिपीटर से रिलेटेड, इनको याद रखना। तो ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करती है जब वो वीक होता है, उसे हम कहते हैं रिपीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल है। तो असर्शन हमारी कह रही है, टीचर यूज ICT फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड, एंड रीजन है टीचर्स मस्ट नो द यूज ऑफ ICT इन देयर सब्जेक्ट एरियाज टू हेल्प द लर्नर्स फॉर लर्निंग मोर इफेक्टिवली। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है या इनमें से कोई गलत है? क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज इनकरेक्ट। सो देखते हैं असर्शन क्या कह रही है। असर्शन बोल रही है टीचर यूज ICT फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो टीचर ICT का यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी तो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएंगे? कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना हमें लर्निंग प्रोसेस को बनाना है। तो इसलिए हमारी असर्शन जो है वो गलत हो जाएगी। ICT का यूज हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ईजी हो और इंटरेस्टिंग बने, ताकि बच्चे जल्दी सीख सके, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करना। तो रीजन हमारा कह रहा है टीचर्स मस्ट नो द यूज ऑफ ICT इन देयर सब्जेक्ट एरियाज टू हेल्प द लर्नर्स फॉर लर्निंग मोर इफेक्टिवली। तो बिल्कुल सही बात है, टीचर्स को ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज अपने एरियाज में करना चाहिए और उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि लर्नर्स की जो लर्निंग है वो इफेक्टिवली हो सके, हम डिजायर्ड लर्निंग आउटकम को अचीव कर सकें। इसलिए हमारा आंसर होगा रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज इनकरेक्ट। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से काफी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन है हमारे पास, मोजिल्ला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर, MS पावर पॉइंट एंड विंडोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? A ओनली, A एंड B ओनली, B ओनली या फिर D ओनली? जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A ओनली। बाकी तीन ऑप्शन जो हमारे पास हैं, एक्रोबैट रीडर, MS पावर पॉइंट एंड विंडोज, ये तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा सिर्फ मोजिल्ला फायरफॉक्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है?
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो एक लाइसेंस के अंडर में रिलीज होता है, और उसका जो कॉपीराइट होल्डर होता है, जिसके पास भी उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है, वो उस राइट को ग्रांट करता है, उस राइट को दे देता है यूजर्स को। क्या राइट देता है? राइट टू यूज, राइट टू स्टडी, राइट टू चेंज एंड राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू सोर्स कोड्स, और कोई भी जो यूज करना चाह रहा है सॉफ्टवेयर को, उसको वो राइट टू यूज दे देता है अंडर हिज और हर ओन लाइसेंस। ठीक है, लेकिन एक्रोबैट रीडर, एमएस पावर पॉइंट और विंडोज इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं है, इनको स्पेसिफिकली आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको राइट टू यूज इसमें मिला होता है अंडर द लाइसेंस। जो कॉपीराइट होल्डर है आपको राइट दे देता है। तो जैसे कि मोजिल्ला फायरफॉक्स है, लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आपको राइट टू यूज मिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह का आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल होता है इस तरह का, तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक तरह से फ्री के नंबर हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, आईपी एड्रेस या कंपाइलर? आई एम श्योर आप सभी इसका राइट आंसर कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है? एक ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटीज। तो ई गवर्नेंस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, उनको कैटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया है? एमआईटी, एनआईसी, नेस्कॉम या फिर फिकी? सही आंसर हमारा हो जाएगा एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेस्कॉम तो देखो एक इंडस्ट्री बॉडी है, फिकी भी एक इंडस्ट्री बॉडी है, एनएमआईटी ये तो इंस्टीट्यूशन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर एनआईसी हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया था इन द ईयर ऑफ 1996। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अटैच्ड ऑफिस है। तो याद रखना कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। एनआईसी जो है इसका काम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड ई गवर्नेंस सर्विसेज टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट की आईटी सर्विसेज होती हैं, जो भी ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स होते हैं, उन सभी की जो डिलीवरी है वो एंश्योर हो, उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है एनआईसी का काम। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स का। तो गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स बनती हैं, उनकी जो भी ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स होते हैं, उन सभी को सक्सेसफुल बनाने का काम रहता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और 1976 में इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। तो कंप्यूटर बूट कब नहीं कर सकता? बूट का मतलब होता है जब आप किसी भी सिस्टम को ऑन करते हो उस टाइम जो प्रोसेस होती है उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर बूट कब नहीं कर सकता? उसके पास अगर कुछ नहीं हो। क्या नहीं हो? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कीपैड। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, उनको मैनेज करता है, उनको हैंडल करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं उनको जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो सारी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए क्योंकि उसके बिना वो फंक्शन नहीं कर सकता और बूटिंग प्रोसेस भी नहीं होती विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CD ROM स्टैंड्स फॉर। तो CD ROM की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? बहुत ही आसान सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी एक कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है और ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD ROM ये लो पावर लेजर बीम को यूज करती है डिजिटाइज डाटा जो होता है उसको रीड करने के लिए, और इसमें जो एनकोडिंग होती है
वो होती है इन फॉर्म ऑफ बिट्स ऑन ए ऑप्टिकल डिस्क। तो इस तरह की सी डी रोम होती है। आजकल तो इतनी यूज़ ये नहीं होती है, लेकिन आज से मैं 12-15 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम पर ये काफ़ी फेमस हुआ करती थी। आपको गाने सुनने हैं, नई मूवी कोई आई है, तो उस टाइम पर इसी तरह की सीडीज आया करती थी। और उससे पहले तो वो फिर वो मैग्नेटिक टेप्स वगैरह होती थी, है ना। आज की डेट में तो हम पेन ड्राइव्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आज से 10-12 साल पहले की मैं बात करूँ तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी, इस तरह की सीडीज एंड डीवीडीज, है ना। तो याद रखना, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is a unique numeric identifier used to specify a particular host computer on a particular network what it is। तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? एलपी एड्रेस, यूपी एड्रेस, आईपी एड्रेस या फिर आईएल एड्रेस? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये एक यूनिक एड्रेस होता है आपका। जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, किसी भी नेटवर्क के ऊपर होते हैं, तो उस नेटवर्क के ऊपर आपका एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की मदद से आपकी जो लोकेशन वगैरह है वो सारी ट्रैक करी जा सकती है। आप किस डिवाइस पे यूज कर रहे हैं, किस नेटवर्क का यूज करके इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं थ्रू आईपी एड्रेस। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ग्लोबल पैकेट रिले सर्विस या फिर जनरल पैकेट रिले सर्विस? सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस। तो जीपीआर है क्या? इट इज द मोबाइल डेटा सिस्टम बिहाइंड द 2G एंड 3G कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो आपको याद हो, अगर आपने 2G और 3G के ऊपर इंटरनेट का यूज किया है, किया ही होगा वैसे, तो 2G के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 2G अगर आपका नेटवर्क है, तो उस टाइम पर अगर आपको इंटरनेट का यूज करना होता था, तो आपको एक जीपीआरएस की स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए होती थी अपने मोबाइल के ऊपर। आप उसको कस्टमर केयर को कॉल करके मंगवा लेते थे। उस सेटिंग को आप सेव करेंगे तभी आपके ऊपर 2G इंटरनेट चलता था। 4G में यूज नहीं होता है, आजकल के फोन्स में ये वाली चीज यूज नहीं होती है। लेकिन जब हम 2G के मोबाइल्स के ऊपर इंटरनेट यूज किया करते थे, जब एक पेज को लोड होने में 3-4 मिनट लग जाते थे, उस टाइम जो है वो जीपीआरएस यूज होता था। जीपीआरएस सेटिंग हमें चाहिए होती थी मोबाइल्स के ऊपर, तब जाकर के हमारा इंटरनेट चलता था। ये वही जीपीआरएस है, फुल फॉर्म है इसकी ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस। Next question is, which of the following is one of the key initiatives under the Digital India program to develop a common unified platform and mobile app to facilitate a single point of access to all government services? तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहां पर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, जिसका एक प्लेटफॉर्म भी है और एक मोबाइल ऐप भी है, जहां पर आपको सभी गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये आपको बताना है। उमंग, दिशा, निधि या फिर मुद्रा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उमंग। उमंग की फुल फॉर्म याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्योंकि ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है और ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद रखना उमंग की फुल फॉर्म को, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये एक मोबाइल ऐप भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है, अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ये, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, उसी के अंडर में उमंग ऐप को बनाया गया है। ठीक है, इसका पर्पस है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर वो सिटीजन्स को मिल जाए। 13 इंडियन ऐप्स को ये ऐप सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज के ऊपर ये अवेलेबल है, एंड 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके ईयर भी याद रखना है, किस पर्पज से ये लाई गई थी ये भी याद रखना है। उमंग बेसिकली है क्या? ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये सारी बातें इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का हमारा क्वेश्चन है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन हमारे पास दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको करना है यहां पर मैच। सबसे पहले है ई सक्षम, उसके बाद दिया हुआ है ई यंत्र, उसके बाद है ई विधान, और फोर्थ ऑप्शन पे है ई शोध सिंधु।
तो इनको आप मैच करिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यू कैन टेक टाइम। तो देखिए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हमने मैच किया, 1 के साथ हमने सी मैच किया। ई सक्षम इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो ई सक्षम ये रिसेंटली मई 2021 में ही लॉन्च हुआ है ये वाला इनिशिएटिव। इसके अंडर क्या है कि जो भी हमारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है ई सक्षम को। दूसरा है ई यंत्रा, तो इसको मैच किया हमने ए से, इनिशिएटिव टू स्पीड अप एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स। सो एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उसका नाम है ई यंत्रा। तो नाम से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, यंत्र यानी कि रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, ऐसे इसको याद रख लेना। दो के साथ हमारा ए मैच होगा। इसके बाद है ई विधान, इसके साथ हमने मैच किया बी ऑप्शन को, डेटाबेस ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो ई विधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव है, इसके ऊपर आपको साइंटिस्ट की और रिसर्चर्स की वेरियस फील्ड के उनका डेटाबेस मिल जाएगा। वहां पर आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी देख सकते हो। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रिसर्च का और साइंटिफिक टेम्पर का, उसके लिए ई विधान पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसके ऊपर आपको साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के डेटाबेस मिल जाएगा। फोर्थ को हमने मैच किया डी के साथ, प्रोवाइड एक्सेस टू पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जो भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनका एक्सेस आपको मिलता है ई शोध सिंधु के ऊपर। सो 3 कंसोर्टियम्स को इकट्ठा मर्ज करके इसको बनाया गया था ई शोध सिंधु को। याद रखना इसके ऊपर पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ ई गवर्नेंस आपको यहाँ पर दी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको इनको इसके साथ मैच करना है। पहला दिया हुआ है ई एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इज ई सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन इज ई गवर्नेंस एंड फोर्थ इज ई डेमोक्रेसी। तो इनके मीनिंग से, इनके करेक्ट मीनिंग के साथ आपको यहाँ पर इनको मैच करना है। तो चारों ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा क्लोज लगेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही इनमें आपको देखने को मिलेगा। सो मैच करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। यू कैन अगेन टेक टाइम बिकॉज आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। दीज आर द वेरी क्लोज ऑप्शंस। आई होप आप इनको अच्छे से मैच कर पाए होंगे। दिस आर वेरी क्लोज ऑप्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है ताकि आपको ये टॉपिक भी साथ में क्लियर हो जाए। सो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर 1 होगा इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं, अच्छे से समझना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है ई एडमिनिस्ट्रेशन। सो ई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मैच किया यूज ऑफ आईसीटी टू मॉडर्नाइज द स्टेट। स्टेट का बेसिकली यहाँ मतलब गवर्नमेंट से है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की भाषा में स्टेट को हम गवर्नमेंट को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज जब हम गवर्नमेंट को मॉडर्नाइज करने में करेंगे, उसको रिफॉर्म करने में करेंगे, तो उसे हम कहेंगे ई एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ई सर्विसेज के साथ हम मैच करेंगे एम्फेसिस इज टू ब्रिंग द स्टेट क्लोजर टू द सिटीजन्स। अब ई सर्विसेज के साथ हम इस पॉइंट को क्यों मैच कर रहे हैं, स्टेट सिटीजन्स के करीब कैसे आएगी, उसके साथ कैसे आएगी जब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है वो उसे अच्छे से प्रोवाइड करेगी। तो ई सर्विसेज के साथ हम मैच कर देंगे, अगर अच्छी सर्विस होगी तो जो स्टेट है वो सिटीजन्स के क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ई गवर्नेंस के साथ हमने मैच किया बी ऑप्शन। बी है यूज ऑफ आईटी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ई एडमिनिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो गवर्नेंस के साथ हमने मैच कर दिया कि आईटी
का यूज़ हम करेंगे जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है, जो नीड्स ऑफ, जितने भी नीड्स ऑफ सोसाइटी होती है उसको गवर्नमेंट को फुलफिल करना होता है, उनको एड्रेस करना होता है, उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम आईटी का यूज़ करेंगे। तो ये ई गवर्नेंस हुई। अब ये ई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बी ऑप्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट, उसके साथ सिर्फ गवर्नमेंट आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट के इंटरनल फंक्शनिंग की बात होती है। गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल करने के लिए अपनी एबिलिटी को अगर इंप्रूव करेगी बाय यूजिंग द आईसीटी, तो वो गवर्नेंस के साथ मैच होगा। जब खुद को गवर्नमेंट मॉडर्नाइज कर रही है आईसीटी के यूज से, तो उसको हम कहेंगे ई एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का यूज, वर्ड का यूज ज्यादातर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से होता है। गवर्नेंस वर्ड का यूज होता है सिटीजन्स को, उनकी जो नीड है सोसाइटी की, सिटीजन्स के जो भी काम है वो अच्छे से हो, उस प्रोसेस में हम गवर्नेंस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। एंड ई डेमोक्रेसी, ई डेमोक्रेसी के साथ हम मैच कर देंगे यूज ऑफ आईटी टू फैसिलिटेट द एबिलिटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब ही क्या होता है? लोगों की भागीदारी, उनकी पार्टिसिपेशन। तो इसके साथ ही हमने मैच कर दिया ए ऑप्शन को। ये जो वर्ड है पार्टिसिपेट, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये ई डेमोक्रेसी के साथ में मैच होगा। तो गवर्नेंस ऑफ द स्टेट में अगर हमें इंश्योर करनी है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दैट विल बी द ई डेमोक्रेसी। ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये चारों टर्म्स का मतलब जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेनिंग एक्सेस टू ए नेटवर्क बाय यूजिंग ए लेजिटिमेट यूजर्स कनेक्शन ऑफन व्हेन दे डोंट लॉग आउट बिफोर वॉकिंग अवे इज कॉल्ड। तो आप एक सिस्टम को यूज कर रहे थे, आपने अपनी आईडी से वहां पर लॉगिन किया हुआ था, लेकिन आप उसको लॉग आउट नहीं कर पाए और आप चले गए, और किसी ने आपकी उस नेटवर्क का, आपकी उस आईडी का एक्सेस जो है वो ले लिया, उसका एक्सेस गेन कर लिया। इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रैंसमवेयर, फार्मिंग, पिगी बैकिंग या फिर रूट किट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिगी बैकिंग। सो पिगी बैकिंग क्या होती है कि आपने किसी सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ था अपनी आईडी से, आप लॉग आउट करना भूल गए और किसी और ने उसका एक्सेस जो है वो ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है कि वेबसाइट की ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी और वेबसाइट के ऊपर। यूजली ई कॉमर्स और बैंकिंग साइट में किया जाता है। जैसे कि हम देखें कि एक बैंक की साइट है, मान लो कोई XYZ है, आपको नेट बैंकिंग जो है वो ओपन करनी है, आपने सर्च किया XYZ नेट बैंकिंग, किसी ने क्या किया था कि उसी बैंक की सिमिलर दिखने वाली एक वेबसाइट क्रिएट कर दी और आप गलती से उस वेबसाइट के ऊपर चले गए। अब उस वेबसाइट के ऊपर आपने क्या किया, अपनी आईडी, अपना पासवर्ड डाल दिया और वो चला जाएगा उस पर्सन के पास जिसने उस वेबसाइट को, फेक वेबसाइट को बनाया हुआ था। तो सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट्स बनाई जाती हैं इस तरह के फ्रॉड्स करने के लिए, तो उसको हम फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है रूट किट। तो रूट किट में होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, जिनमें वायरस होता है, वो खुद को नॉर्मल फाइल्स की तरह दिखाते हैं। तो जो भी, जिसने भी वो फाइल्स बनाई हैं, वो फाइल्स को इस तरह से बनाएंगे कि वो नॉर्मल फाइल्स की तरह दिखेंगी, ताकि आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो उनको देख ना पाए, वो उनको ओवरलुक कर दे और वो वायरस आपके सिस्टम में ही रह जाए। तो इसको हम कहते हैं रूट किट। रैंसमवेयर, इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो सिस्टम है, उसको हैक कर लिया जाएगा और जो भी डेटा है उसको वो क्या कर देंगे, वो मालवेयर रहेगा, उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, उसको लॉक कर देगा। आप उस कंप्यूटर को, अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और फिर वो आपसे रैंसम मांगेंगे, यानी कि फिरौती मांगेंगे। अगर आपको डेटा चाहिए, आपके सिस्टम को दोबारा लॉगिन करना है, सो यू हैव टू पे रैंसम। सो दिस इज कॉल्ड रैंसमवेयर। इस तरह का मालवेयर होता है, उसे हम रैंसमवेयर बोलते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, पिगी बैकिंग, जिसमें आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं और कोई उसका एक्सेस ले लेता है। तो आज के सेशन का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ शॉर्ट टर्म वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स टू ट्रांसमिट डेटा और वॉइस वायरलेसली ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें हम वायरलेसली शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डेटा को सेंड कर सकते हैं? ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर मॉडेम? क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम मोबाइल फोन्स के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो थोड़ी ही डिस्टेंस तक हम ब्लूटूथ के ऊपर जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं। जनरली 100 मीटर तक ही इसकी रेंज होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो पर्पज़ था ब्लूटूथ को इंट्रोड्यूस करने का, जो भी हम डेटा सेंड करते थे बाय यूजिंग द केबल्स, तो उसको हटा करके, उसको रिप्लेस करके हम अपने डेटा को बिना किसी वायर के वायरलेस तरीके से सेंड कर सकें और अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकें। इसके लिए ब्लूटूथ को लाया गया था। आजकल तो हम पर्सनल तौर पर इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं, एक टाइम पर इसका बहुत यूज़ होता था ब्लूटूथ का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई एम श्योर आप सभी इसका आंसर कर पाए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का सेशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने इसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।